हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में हम रिएक्ट के कुछ इंटरव्यूज क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं रिएक्ट के इंटरव्यूज में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज JSX in React.js? JSX is a syntax extension in React that allows developer to write HTML-like code in the JavaScript file. JSX एक HTML like syntax और HTML हम JavaScript की फाइल में लिख सकते हैं, that is known as the JSX and it is not required in React.js but ये पॉपुलर एंड वाइडली यूज किया जाता है बिकॉज बाय यूजिंग दिस हमारा जो कंपोनेंट का कोड है वो बहुत इजी हो जाता है एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगता इफ़ यू यूज JSX। देन इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है मैंने। रिटर्न स्टेटमेंट में जो भी div एंड h1 एंड p टैग्स जो दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द JSX। ये जावास्क्रिप्ट के कंपोनेंट में लिखा है। ओके, so next question is, can web browser read JSX directly? So answer is no, web browser cannot read JSX directly because they are built to read regular JS objects and JSX is not regular JavaScript object। जो ब्राउजर्स होते हैं वो रेगुलर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बट JSX जो है वो रेगुलर JS ऑब्जेक्ट नहीं है। सो For web browsers to read JSX file, the file need to transform into regular JavaScript object for using Babel। ठीक है, जो JSX के ऑब्जेक्ट होते हैं उसको पहले रेगुलर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग Babel। Okay, so next question is, what is virtual DOM in React.js? The virtual DOM is a concept in React that provides an efficient way to update the user interface। In React, when changes occurred in application state, the entire DOM is not re-rendered। ओके, जब भी एप्लीकेशन में कोई स्टेट अपडेट होता है तो एंटायर डॉम अपडेट नहीं होता, एंटायर डॉम री-रेंडर नहीं होता। इंस्टेड React create a virtual representation of the DOM in memory that is called as virtual DOM। जब भी कोई स्टेट अपडेट होता है तो React क्या करता है, उस डॉम का वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करता है मेमोरी में और उसको हम वर्चुअल डॉम बोलते हैं। अब ये वर्क कैसे होता है? द वर्चुअल डॉम इज अ लाइट वेट कॉपी ऑफ रियल डॉम। ये रियल डॉम का ही एक कॉपी होता है एंड व्हेन चेंजेस आर मेड टू द एप्लीकेशन स्टेट, React कंपेयर द वर्चुअल डॉम इट विथ प्रीवियस वर्जन ऑफ द वर्चुअल डॉम। जब भी एप्लीकेशन में कोई स्टेट में कोई चेंज होता है तो React जो वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है मेमोरी में, वो वर्चुअल डॉम को प्रीवियस वर्जन जो होता है वर्चुअल डॉम का उस वर्जन से कंपेयर करता है एंड इट्स आइडेंटिफाइज द डिफरेंसेस और अपडेट दैट नीड टू बी मेड इन द एक्चुअल डॉम। और दोनों वर्चुअल डॉम्स में जो भी डिफरेंसेस होते हैं वही डिफरेंसेस खाली रियल डॉम में अपडेट होते हैं। इस तरीके से पूरा अपना जो रियल डॉम है पूरा अपडेट नहीं होता, जहाँ पे अपडेट हुआ है जो भी डिफरेंसेस है वही अपडेट होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रिकंसिलिएशन। ओके, सो इस तरीके से हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ जाता है बिकॉज हमारा अननेसेसरीली डॉम अपडेशन एंड री-रेंडरिंग अवॉइड होता है बाय यूजिंग वर्चुअल डॉम। Okay, this is all about virtual DOM. So next one is, what is the difference between state and props in React? So both are used to manage and pass data within components, but there are some differences. So let's see that. So first one is the ownership, means state are owned and controlled by the component itself, and props are passed from parent components to its child component। Then second one is mutability, means changeability। So state can be updated within the component causing re-renders। state हम update कर सकते हैं एक component में but props are read only। props को हम update नहीं कर सकते हैं and cannot be modified by receiving components। okay, जिसको हम parent से child को pass करते हैं but child component में उसको update नहीं कर सकते props को।
Then third one is updating. When state changes, the component re-renders to the reflect the updated state. जब भी state update होता है तो component re-render होता है, because जो भी state में updation हुआ है वो actual DOM में print भी करना होता है. But changes in props trigger re-rendering of the child component. जब भी parent component से props change होते हैं तो child component भी re-render होता है. मतलब props and state दोनों change होने पे component re-render होता है. Okay. Then अगर scope के बारे में देखें तो states are local to the component in which it's defined. मतलब state जो होते हैं वो बस एक कंपोनेंट के लिए ही लिमिटेड होते हैं. जहाँ पे हमने क्रिएट की है स्टेट वही कंपोनेंट तक उसका यूज होता है. एंड प्रॉप्स जो होते हैं, प्रॉप्स कैन बी एक्सेस बाय मल्टीपल चाइल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द पेरेंट कंपोनेंट. अगर कोई पेरेंट कंपोनेंट के मल्टीपल चाइल्ड कंपोनेंट्स है तो सेम प्रॉप्स हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को भी पास कर सकते हैं. देन इसको एक्सेस करने का मतलब सिंटैक्स क्लास कंपोनेंट में अलग है. क्लास कंपोनेंट में दिस डॉट स्टेट यूज करके हम स्टेट को यूज कर सकते हैं. एंड फंक्शनल कंपोनेंट में यूज स्टेट का हुक है, इनबिल्ट हुक, जिसकी मदद से हम स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं. देन प्रॉप्स को क्लास कंपोनेंट में हम दिस डॉट प्रॉप्स इन क्लास कंपोनेंट और एज अ पैरामीटर इन फंक्शनल कंपोनेंट हम पास करते हैं. ओके, सो ये खाली डिफरेंसेस है स्टेट एंड प्रॉप्स के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is forward rep in React.js? So in React.js, the forward rep is a function that allows component to pass a rep to their child components. By using forward rep हम child component को rep pass कर सकते हैं. It's enable a component to expose its internal rep to allow the parent component to directly access the child component's DOM node. मतलब फॉरवर्ड रेप जो फंक्शन है उसकी मदद से हम चाइल्ड कंपोनेंट का एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं इन पेरेंट कंपोनेंट. ओके, सो चाइल्ड कंपोनेंट के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए फॉरवर्ड रेप यूज किया जाता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सिंथेटिक इवेंट्स इन React.js? In React, synthetic events are a cross-browser wrapper around the browser's native event. एक cross-browser wrapper होता है जो कि अपने जो native events होते हैं उसके ऊपर ये wrapper work होता है. And they are provided by React to ensure consistent event handling across different browsers and platform. मतलब ये इसलिए है कि क्योंकि सारे ब्राउजर्स पे जो इवेंट्स का वर्किंग है वो कंसिस्टेंटली वर्क होना चाहिए, इसीलिए ये सिंथेटिक इवेंट है रिएक्ट में. एंड इट्स हैव द सेम इंटरफेस एज नेटिव इवेंट बट आर द इम्प्लीमेंटेड एज अ सिंगल इवेंट सिस्टम दैट वर्क अक्रॉस all supported browsers. Okay, so that is called as synthetic events. Next one is what is higher order component in React.js? So in React, higher order component जिसको हम HOC भी बोलते हैं. So higher order component is a function that takes a component as an input and return a new enhanced component. जिस component को हम एक कंपोनेंट एज अ पैरामीटर पास करते हैं और एंड न्यू कंपोनेंट रिटर्न करते हैं, उस कंपोनेंट को हायर ऑर्डर कंपोनेंट बोलते हैं. एंड इट इज़ नॉट रिएक्ट एपीआई, ये एक पैटर्न है जो कि रीयूजिंग कंपोनेंट, मतलब जो हमारा कॉमन लॉजिक होता है जो हम हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं. Okay, so adding additional functionality or modifying the behavior of existing component without changing their original implementation. मतलब by using higher order component हम जो भी हमारा रीयूज करने के लिए जो भी कोड है वो हम हायर ऑर्डर कंपोनेंट में लिख सकते हैं without adding functionality or without changing the existing component behavior. That is the higher order component. Next one is what is context in React.js or what is context API in React.js. So in React, context is a feature that allows for the
sharing of data between components without the need to pass props explicitly at each level of the component tree. मतलब चाइल्ड कंपोनेंट को हम जैसे पास करते हैं प्रॉप्स, उस तरीके से अगर हमें डीपली नेस्टेड कंपोनेंट को भी प्रॉप्स पास करने हैं तो अगर कंटेक्स्ट नहीं यूज करेंगे तो कैसे करना पड़ेगा? बाय पासिंग प्रॉप्स टू पेरेंट टू चाइल्ड एंड चाइल्ड से उसके चाइल्ड को, मतलब हमें प्रॉप ड्रिलिंग करनी होती है. सो इसको अवॉइड किया जाता है बाय यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई. मतलब इट्स प्रोवाइड अ वे टू पास डेटा डाउन टू द कंपोनेंट ट्री and making it accessible to any component that need it regardless of its depth. मतलब अगर एक बार हमने कंटेक्स्ट में प्रॉप्स पास कर दिए तो जो भी कंपोनेंट है कंटेक्स्ट का, उसके चाइल्ड कंपोनेंट्स जितने भी होंगे सारे कंपोनेंट्स को वो कंटेक्स्ट का डेटा अवेलेबल होता है. कंटेक्स्ट में जो भी हम डेटा डालते हैं वो डेटा सारे कंपोनेंट्स एक्सेस कर सकते हैं विदाउट पासिंग एनी प्रॉप्स टू दैट चाइल्ड कंपोनेंट. सो ये एक तरीके का ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए भी मतलब कह सकते हैं हम कि इसकी मदद से हम ग्लोबली स्टेट को मैनेज कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द कंटेक्स्ट इन रिएक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पोर्टल इन रिएक्ट जेएस. So portal are the advanced concept that allow to render component outside the React hierarchy tree without comparing the parent-child relationship between components. Okay, so portals are useful when you need to render a components that content is a specific location such as a model, dialog or tooltip. मतलब पोर्टल की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हमारा नॉर्मली नेचुरल बिहेवियर क्या होता है रिएक्ट कंपोनेंट्स का? अगर कोई पेरेंट कंपोनेंट है उसका अगर कोई चाइल्ड कंपोनेंट हमने क्रिएट किया तो वो चाइल्ड कंपोनेंट का मतलब डॉम में जो है पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ही वो क्रिएट होता है. उसका HTML भी पेरेंट कंपोनेंट के HTML के अंदर ही बनता है. बट अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि हमें जो हमारा कोड है, जो भी हमारा HTML है, वो हमें पेरेंट कंपोनेंट के HTML के बाहर डालना है, तो उस केस के लिए हम पोर्टल का यूज कर सकते हैं. सो बाय यूजिंग पोर्टल हम कहीं पे भी, मतलब रिएक्ट एप्लीकेशन में हमें कहीं पे भी HTML शो करना हो तो हम वो कर सकते हैं. सो मेनली ये हम जब भी मॉडल के साथ, टूल टिप के साथ वर्क करते हैं तब ये मेनली यूज होता है. सो या एंड ये यूज करने से हमारा पेरेंट चाइल्ड जो रिलेशनशिप होता है दैट विल अल्सो नॉट गेट अफेक्टेड. मतलब जैसे नॉर्मल वर्क होता है पेरेंट टू चाइल्ड एंड चाइल्ड टू पेरेंट, वो सिमिलरली वर्क होता है. ओनली डिफरेंस इज कि हमारा जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स हम डॉम ट्री में कहीं मतलब जो नेचुरल जगह होती है उनकी, उससे बाहर भी डाल सकते हैं बाय यूजिंग पोर्टल्स. ओके, so the last question is what is difference between use memo and use callback hooks in React.js. हमने use memo and use callback को डिटेल में स्टडी किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लो, बिकॉज दिस आर द कॉमनली एंड मोस्ट यूजफुल हुक्स इन React.js टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए ये यूज होते हैं. एंड दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों हुक्स का यूज. बट सी द यूज मेमो, क्या पर्पज है यूज मेमो का? जो मेमोइज अ वैल्यू जो होती है वो वैल्यू को ये मेमोइज करता है. एंड यूज कॉलबैक इज मेमोइज कॉलबैक फंक्शन, मतलब फंक्शन को ये मेमोइज करता है. एंड यूज मेमो जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब मेमोइज वैल्यू रिटर्न करता है. एंड यूज कॉलबैक मेमोइज कॉलबैक फंक्शन यूज करता है. ओके, सो खाली यही मेन डिफरेंस है कि एक जो है यूज मेमो जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है एंड यूज कॉलबैक जो है वो कॉलबैक फंक्शन यूज करता है, रिटर्न करता है. एंड रिकम्प्यूटेशन, मतलब जो यूज मेमो होता है वो रिकम्प्यूट्स द वैल्यू व्हेन डिपेंडेंसी चेंज. अगर इसकी एक भी डिपेंडेंसी चेंज हुई तो वो रिकम्प्यूट करता है उसकी वैल्यू को और वो वैल्यू रिटर्न कर देता है. एंड सिमिलरली यूज कॉलबैक में डिपेंडेंसी चेंज होने पे फंक्शन को रिटर्न कर देता है. एंड खाली ये सिंटैक्स मतलब लास्ट लाइन में जो दिया है वही कॉलबैक
की जगह पे हम कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, वो कॉल बैक फंक्शन अगर यूज मेमो हमने यूज किया तो वो यूज मेमो में वो कॉल बैक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, दैट इज द वैल्यू, जब भी कोई डिपेंडेंसी चेंज होगी तो। एंड मेमो इज यूज कॉल बैक में हम जो भी कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे वो फंक्शन रिटर्न होगा, उसको हमें बाद में फिर से कॉल करना पड़ेगा। ओके, सो ये मेन डिफरेंस है यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक हुक्स में। So I hope you guys get some help from these interview questions, and if you like this video, please subscribe to the channel.